सौदा में, और आज मेरे साथ यतिन इस शो में शामिल हो रहे हैं। और यतिन जी का स्वागत करने से पहले एक बार पिच रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं कि किस तरीके की तस्वीर बनती हुई दिख रही है, जिस पर आज हम आपसे ये बातचीत करने वाले हैं। तो यूएस मार्केट में क्या हुआ, जहाँ से हम लोग मेजर क्यूज़ लेते हैं उसको समझते हैं पहले, उसके बाद फिर डोमेस्टिक क्यूज़ को हम लोग देखेंगे। तो अमेरिकी बाज़ारों में कल आप देखिए एकदम फ्लैट सा कारोबार, और 6-7 दिनों से वही चल रहा, और भारत में भी लगभग वही चल रहा। कल थोड़ा सा एक मोमेंटम बना आखिरी घंटे में, लेकिन अमेरिका में कोई फ़र्क नहीं, वो 0.5%, 0.25% की रेंज में लगातार उसी तरीके से बने हुए हैं। फ्यूचर्स मार्केट इंडिकेट करें कि वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीर बन क्यों रही है? तो तस्वीर इसलिए बन रही है क्योंकि अमेरिकन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि फेडरल रिज़र्व जो उनका सेंट्रल बैंक है, वो अभी ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला रोकने के मूड में नहीं है। मई और जून दोनों बैठकों में 0.25% की ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। लेकिन इसी के साथ एक और होप बिल्ड कर दी गई है कि ईयर एंड तक, मतलब नवंबर-दिसंबर तक रेट कट भी शुरू हो जाएगा। तो जो टर्मिनल रेट होगा वो 4.5% की वो लोग उम्मीद लेके चल रहे हैं, जो कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हाई होप है। तो खैर ये डिस्काउंटिंग तो लेके चली रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ी घटना कल ये हुई कि कल फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ने अपने नतीजे पेश किए यूएस के। ये वही बैंक है जिसने सिलिकॉन वैली बैंक को एक्वायर किया था। अब सिलिकॉन वैली बैंक को एक्वायर करने के बाद लोगों का भरोसा बढ़ना चाहिए, बढ़ने की बजाय घट गया, और लास्ट क्वार्टर के दौरान, या रादर ज़्यादातर लास्ट मंथ के दौरान 41% इनका डिपॉजिट ही निकाल लिया लोगों ने, पैसे निकाल लिए अपने, वो चले गए कहीं और ये स्थिति तब है जबकि $30 बिलियन का पैसा जेपी मॉर्गन ने डाला था। उसके बावजूद अगर वहाँ क्रंच है तो बैंक परेशान हो रहा है। वो 25% नौकरियाँ ख़त्म करेगा, लोगों को छटनी करेगा। डिज्नी वाले भी छटनी कर रहे हैं। साथ ही साथ अब ये भी चर्चाएं चल रही कि वो स्ट्रेटेजिक ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, और कोई आश्चर्य नहीं कि बैंक बिक जाए फिर से। तो ये एक क्राइसिस है जो ब्रीव कर रही है। मुझे ध्यान है तीनों बड़े दिग्गज वहाँ के, जेपी मॉर्गन के सीईओ, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, फेड चेयर, सब ने कहा था कि बैंकिंग क्राइसिस के झटके अगले 1-2 साल तक आपको लगते रहेंगे, और वो झटके 3 महीने में ही लगने शुरू हो गए। तो खैर पिच जो है अमेरिकन के हिसाब से देखेंगे तो न्यूट्रल टू नेगेटिव है। इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इसलिए लग रही क्योंकि बैंक में काफ़ी मजबूती है, और आईटी में भी परसिस्टेंट के नंबर अच्छे आए। तो बहुत सारी खबरों के आधार पर इंडियन पिच है। यतिन जी की राय लेते हैं, आपको कैसे लग रही पिच? तो नीरज जी, अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने कहा, ग्लोबल क्यूज मिक्स्ड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्लोबली अगर हम देखें तो काफ़ी दिनों से यूएस मार्केट्स स्ट्रगल कर रहा है, कोई बड़ा मोमेंटम वहाँ नहीं देखने को मिला। हालांकि डोमेस्टिकली हम देखें तो अर्निंग्स ठीक ठाक आई हैं, आईसीआईसीआई बैंक्स के रिजल्ट्स अच्छे आए, रिलायंस के रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री थे, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री थे। तो फ्रंट लाइन की अगर हम बात करें तो हाँ, रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, और इस हफ्ते भी काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं। निफ्टी में से आज बजाज ऑटो है, नेस्ले है, टाटा कंज्यूमर है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत जल्द रिजल्ट्स अपने पेश करने वाला है। तो कंज्यूमर साइड वाले रिजल्ट्स जो हैं वो इस हफ्ते आने वाले हैं। तो ये देखा जाएगा कि कैसे ऑटो और कंज्यूमर, यानी कि जो स्ट्रेट कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज़ हैं, वो कैसा प्रदर्शन दिखाती हैं, गाइडेंस क्या करती हैं। तो नज़रें रहेंगी इन सब अर्निंग्स पे, और लग तो रहा है जो प्रीव्यू बने हैं और जो एक्सपेक्टेशन है बाज़ार की, वो ठीक ठाक हेल्दी रिजल्ट्स की हैं। और इस तरीके के रिजल्ट्स अगर कंपनी डिलीवर करते हैं तो हाँ, बहुत ही अच्छा फिलिप बाज़ार को मिलने की संभावना है। तो फिर शुरुआत करिए, बताइए 3 स्टॉक पहले कौन से हैं आपके? 3 स्टॉक्स में नीरज जी, क्योंकि आपने कहा परसिस्टेंट के नंबर अच्छे आए हैं, तो LTTS भी एक स्टॉक है जो फोकस पे रखिए, क्योंकि यहाँ LIC ने अपनी हिस्सेदारी जो है 5% के ऊपर ले ली है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑब्वियसली एक नीश इंजीनियरिंग IT सर्विस कंपनी आप कह सकते हैं, प्योर प्ले IT नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ जो बिज़नेस वो करते हैं और जिस हिसाब से स्टॉक में आपने कल मोमेंटम देखा है, स्टॉक करीब 50 रुपये ऊपर था, और LIC यहाँ खरीदारी कर रहा है। इन जनरल अगर हम देखें तो कंपनी एक लेगार्ड रही है, लेकिन जिस हिसाब से अब मोमेंटम बन रहा है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट दिख रहा है, शायद ये स्टॉक में आज हरा बायस आपको आता हुआ नज़र पड़े। जो स्टेक हिस्सेदारी खरीदी L&T में, LTTS में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने, वो 4,000 रुपये के ऊपर खरीदी है। तो उन्होंने ऊपर में शेयर खरीदे हैं, तो शायद चांस ये है कि अब शेयर क्योंकि नीचे मिल रहा है, यहाँ थोड़ा बहुत मोमेंटम या वैल्यू बाइंग इमर्ज हो जाए।
दूसरा स्टॉक जो फोकस रेडार में है, दूसरा और तीसरा, वो है इप्का लैब और यूनिकेम लेबोरेटरीज। देखिए, इप्का ने येस्टरडे एक्सचेंजेस को ऐलान किया कि वो एक बड़ी हिस्सेदारी यूनिकेम लेबोरेटरीज में खरीदने वाले हैं और यहाँ ओपन ऑफर भी वो देंगे। 33% वो 440 रुपये में लेंगे यूनिकेम के प्रमोटर्स से और 26% के लिए ओपन ऑफर देंगे 440 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, यानी जो करंट मार्केट प्राइस है उससे करीब 20% ज़्यादा प्रीमियम पे ये डील होती हुई आपको दिखाई पड़ी है। यूनिकेम लेबोरेटरीज की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से ये स्टॉक फोकस में है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी बाजार में कि इप्का लेबोरेटरीज कुछ कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ कर ले, तो हाँ वो हो रहा है बाजार के हिसाब से। लेकिन इप्का लेबोरेटरीज आज शायद एक नेगेटिव बायस के साथ आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि कुल मिला के ये जो 1800 करोड़ के आसपास ओपन ऑफर के साथ खर्चा करने वाले हैं यूनिकेम लैब्स को एक्वायर करने के लिए, यहाँ यूएस का लो मार्जिन बिजनेस, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, 1800 करोड़ बैलेंस शीट से कैश चला जाएगा, उससे बाजार को शायद कैपिटल एलोकेशन की चिंता है, क्योंकि आप एक लो मार्जिन लो वैल्यू बिजनेस यूएस बाजार के लिए खरीद रहे हैं, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक बिजनेस थोड़े सालों पहले टोरेंट को बेच दिया था। तो यूनिकेम में अभी सिर्फ यूएस का बिजनेस बचा है, 2-3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। तो लोगों को लग रहा है कि शायद इप्का लेबोरेटरीज स्टॉक आज नेगेटिव रिएक्ट करे, क्योंकि ये कैपिटल एलोकेशन पे थोड़े बहुत सवाल उठाता है। और यूनिकेम लैब ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ इप्का लैब 20% ऊपर हिस्सेदारी खरीदने वाला है, तो ये स्टॉक शायद आपको पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दे। तो इप्का रेड और यूनिकेम ग्रीन, ये हिसाब से आज की ये 2 M&A वाले स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग डील है ये। इंटरेस्टिंग है, एक साथ इनको बहुत सारे प्लांट और पूरा बिजनेस मिल रहा है। हालांकि 2-3 प्लांट इनके इंपोर्ट अलर्ट में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये डील बहुत इंटरेस्टिंग है। और 440 खरीदें, 386, अच्छा अपसाइड है। हाँ, अच्छा अपसाइड है। और यूनिकेम में नीरज जी, इन्होंने थोड़े सालों पहले अपना डोमेस्टिक क्रीम बिजनेस जो था वो टोरेंट को बेच दिया, और जो बजा बिजनेस है वो अब इप्का को बेचने जा रहे हैं। तो देखेंगे कैसे ग्रो करेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है एक डेस्परेट मूव कर दिया इप्का ने, क्योंकि ग्रोथ चेस करने के लिए, टॉप लाइन के लिए आप जाके लो मार्जिन बिजनेस खरीद लेते हैं। और यूएस का बिजनेस में ऐसा कोई अभी अपसाइड बचा नहीं है, कि ऐसे नहीं है कि कोई अप्रूवल है, कोई ब्लॉकबस्टर ड्रग है, कोई प्लांट में ऐसी कोई खूबी है। लेकिन हाँ, देखेंगे कैसे रिएक्ट करते हैं। ये तो एनालिस्ट टेक है, तो लेट्स सी कैसे इप्का और ये यूनिकेम के शेयर्स आज रिएक्ट करते हैं। तो ये थे नितिन के 3 शेयर्स, और मेरे 3 में सबसे पहले है इंडसइंड बैंक, और इसके रिजल्ट कल आए थे और मैंने इसको रेड में रखा है। रेड में हमने इसलिए रखा है कि इनकी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का आप स्लिपेजेस देखेंगे ना, वो बढ़े हैं, और ये मुझे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपकी एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट हो ऐसे मौके पर जब सब तरफ बैलेंस शीट बढ़िया है और बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को दिख रही है। तो जो मार्केट एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा है, 1600 करोड़ के स्लिपेजेस है। अनुमान लोगों को था कि 1400 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे। तो और रोबस्ट लोन ग्रोथ है, इसमें भी कोई शक नहीं है, बहुत ही अच्छी लोन ग्रोथ। उसके बाद भी NII उनका जो एस्टिमेट्स थे हम लोगों के स्ट्रीट के, उससे कम आए हैं, और पैट बड़ा मुश्किल से मैनेज करने की कोशिश करें, वो भी लोअर है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है प्रेशर में अभी भी रहेगा। कल भी नतीजों के बाद दबाव में था, आज भी ये रहता हुआ दिखे, क्योंकि जब आप देखिए जब ICICI बैंक जो लार्जेस्ट बैंक है, उसने जब ये कह दिया उनके CEO ने कि आगे जाते हुए ये निम को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होगा, तो फिर पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए वो बात लागू हो जाती है। दूसरा स्टॉक है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, और इन्होंने एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हासिल किया है मुंबई के एक उपनगर मलाड में, और वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उसमें जो है रेवेन्यू पोटेंशियल 850 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो जनरली 30-35% के मार्जिन पे धंधा होता है, तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट इनके हाथ लगा है। और मुंबई में इस तरीके के रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट काफ़ी आते रहते हैं, जहाँ पे प्रीमियम इलाके, मलाड भी अब कहने के लिए सबर्ब है, लेकिन वो बीच में ही आ चुका है अब, चूँकि वहाँ मेट्रो वगैरह पहुँच चुकी है। तीसरा स्टॉक नेल्को है, और नेल्को के नतीजे मुझे ठीक दिख रहे हैं। मुनाफा इनका 88% बढ़ा है, और YOY की बात मैं कर रहा हूँ, ये आया है 5.7% के 5.7 करोड़ जो 3 करोड़ था, और रेवेन्यू में करीब 15% की ग्रोथ है, 82 करोड़ आया है, और एबिटा बहुत अच्छा है, 14 के बजाय 17.5 करोड़ का है। तो नतीजे ठीक ठाक दिख रहे हैं यहाँ पे नेल्को के, तो इस पर ध्यान दिया जा सकता है। बिल्कुल। और नेल्को नीरज जी एक स्टॉक है जहाँ
जो सैटेलाइट से इंटरनेट पाने की जो उम्मीद है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने वाली कंपनी है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि नेल्को नेशनल रेडियो इसका नाम पहले हुआ करता था और टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत बेहतरीन। स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। देखते हैं कैसे ये नतीजे रिएक्ट करवाते हैं और मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है इनके इंटरनेट सर्विसेज पे। तो अगले तीन स्टॉक्स दे देते हैं क्योंकि नीरज जी ने बात की है टेक्नोलॉजी की और काफ़ी सारा यहाँ इम्प्रूवमेंट आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो स्टॉक अब सबसे पहले नज़र रखनी है वो है महाराष्ट्र स्कूटर। बजाज ग्रुप की ये कंपनी है और कल 60 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने। काफ़ी हेल्दी डिविडेंड देती है कंपनी और नतीजे भी ठीक ठाक रहे हैं। ऑब्वियसली महाराष्ट्र स्कूटर्स की बात करें तो कंटिन्यूस बेसिस पे ये बढ़िया डिविडेंड डोल आउट करते हैं। इनके पास बजाज ऑटो के भी शेयर्स हैं और बजाज ऑटो जो स्टॉक है वो मल्टी ईयर हाई पे अब आ चुका है। तो आज रिजल्ट्स भी हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र स्कूटर ये स्टॉक रखिए रेडार पे क्योंकि काफ़ी सारी यहाँ आपको बढ़िया चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं डिविडेंड के फ्रंट पे। इसके बाद बात करते हैं पुलावाला फिनकॉर्प की। क्रिसिल ने इनकी रेटिंग अपग्रेड की है, लॉन्ग टर्म AAA कर दी है। अब इम्पॉर्टेंट होता है NBFC के लिए अपनी रेटिंग को इम्प्रूव करवाना क्योंकि जैसे आप AAA रेटिंग के कंपनी हो जाते हो वैसे ही आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स गिरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि बैंक लेंडिंग जो आपको होती है या जो फंड लेंडिंग आपको होती है वो AAA रेटिंग के वजह से आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखाई पड़ता है ओवरऑल इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स, जिससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे सुधार आता है। एक बात, दूसरी बात, कंपनी ने अपने नतीजे भी डिक्लेयर किए और नतीजे भी काफ़ी हेल्दी रहे हैं। कोई आउटस्टैंडिंग नंबर्स नहीं है लेकिन हेल्दी नंबर्स हैं जिससे स्टॉक में थोड़ा बहुत सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। कल 1.5-2% की तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा था, आज भी इतना ही पॉजिटिव रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छठा स्टॉक जो आपको रेडार पे रखना है वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। और अगर हम बात करें तो काफ़ी फीके नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। अगर हम Q4 की बात करें तो कंपनी ने एक लॉस पोस्ट किया है 82 लाख का, जिसका मुनाफा कंपनी का लगभग 7.5 करोड़ के आसपास था पिछले ही साल। तो कंपनी ने जो है मुनाफे से घाटे में आने की जो चीज़ की है इसके कारण शायद आज स्टॉक इशू में रह सकता है। फोर्थ क्वार्टर के रेवेन्यू की भी बात करें तो लगभग 1272 करोड़ रुपए के आसपास आए हैं। सिक्वेंशली रेवेन्यू कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कंसर्न है और रिजल्ट्स पे अगर हम देखें तो शायद स्टॉक एक नेगेटिव रिएक्शन देता हुआ नज़र पड़े। लॉस भी दिया है और रेवेन्यू भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको घटती हुई नज़र पड़ी है। तो आपके 6 हो गए। तो ये थे 6 स्टॉक यतीन के। अब मेरे बाकी के 3 स्टॉक्स में चौथा स्टॉक है वेलस्पन इंडिया। और वेलस्पन इंडिया इसलिए क्योंकि बोर्ड की बैठक है 27 अप्रैल को, जिसमें जो है शेयर बाईबैक पे विचार किया जाएगा। ये बाईबैक का मौसम हमको लगता है शुरू हो रहा है क्योंकि अभी विप्रो ने किया था और अब ये कर रहे हैं। तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि बाईबैक की खबर पे स्टॉक मूव करे क्योंकि किस तरह का होता है, किस साइज़ का होता है, ये बहुत मैटर करता है। लेकिन खबर इसलिए आपको बता दे रहा हूँ और साथ ही डिविडेंड के भी ऐलान होगा उसी दिन। तो वेलस्पन इंडिया पे ध्यान रखना चाहिए। IIFL सिक्योरिटीज़ पे ध्यान रखें। इनके नतीजे रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ है, 402 करोड़ आया 342 के सामने बढ़ के, और जो कामकाजी मुनाफा होता उसमें 31% की ग्रोथ के साथ 152 करोड़ रुपए निकल के आया। मार्जिन भी 34 से बढ़ा के इन्होंने 38% कर लिए। तो कई सारे फ्रंट पे अच्छा नतीजा दिख रहा है। मुनाफे में 40% की ग्रोथ आई, 119 करोड़ आया है। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और पैट भी 34% बढ़ के 84 करोड़ के आसपास आया। तो नतीजे ठीक दिख रहा है। मैं जहाँ इससे पहले एंजल 1 के नतीजे आए थे वो भी नतीजे ठीक ठाक ही थे, तो इस सेगमेंट के नतीजे बेटर निकल के आ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल्स नतीजे काफ़ी अच्छे नहीं लग रहे हैं, कमज़ोर हैं क्योंकि रेवेन्यू इनका बिल्कुल फ्लैट निकल के आया है और टेक्सटाइल बिजनेस में जो घाटा था वो और बढ़ गया है। रियल एस्टेट बिजनेस की बुकिंग डाउन है। ये देखिए, ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। जिस दिन ओबराय के बिजनेस अपडेट आया था, प्राइम एफएसआई देख के लोगों को झांसा लगा था कि बहुत अच्छे हैं, एक्चुअली कमज़ोर नंबर थे और स्टॉक 4% गिरा था। कभी भी जब ऐसी सिनेरियो हो तो आपको हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही देखने चाहिए नतीजे या बिजनेस अपडेट, एनीथिंग, क्योंकि वो साल दर साल आपको लो बेस पे दिखा के
एक गलत पिक्चर पेश हो जाती है। क्वार्टर देखिए सीक्वेंसली क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या अगर फ्लैट भी है तो ठीक है, लेकिन अगर गिर रहा है तो चिंता वही इनके साथ हो रही है कि बुकिंग रुक रही। रियल एस्टेट वैसे भी अब ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एबिटा में 3% की गिरावट है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया 10% पे, तो नतीजे काफ़ी कमज़ोर है सेंचुरी टेक्सटाइल के, इसको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोनों टीम के 6 स्टॉक्स हो गए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे बात होगी। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक्स फटाफट मेरी टीम के आपको बताता हूँ। जेएम फाइनेंस में ध्यान रखिएगा, इनकी एक यूनिट का नतीजा आया था लेकिन वो कमज़ोर है। 63% उनका नेट प्रॉफिट गिरा है, 84% इंटरेस्ट इनकम गिरी है, तो मुझे लगता है दबाव रहेगा। मारुति अगला स्टॉक है जिसमें नमूरा की एक रिपोर्ट आई है और इन्होंने लगभग 10,000 रुपये 9,928 रुपये का टारगेट दिया है और इनका मानना है कि जो प्राइसिंग है वो इनके पक्ष में जा रही है, नई जो लॉन्च हुई है वो इनके पक्ष में जा रही है। और कल ही इन्होंने एक फ्रॉन्क्स एसयूवी, छोटी एसयूवी लॉन्च की है और बलेनो के सामने ये प्रीमियम पे आई है, तो इस खबर के आधार पर उन्होंने लिया है 9,928 का टारगेट है यहाँ पे। मैक्रोटेक डेवलपर्स में सीएलएसए की रिपोर्ट है, लेकिन मैं सीएलएसए की रिपोर्ट से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं खबर के लिए आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको रेड में रखा है, जबकि उन्होंने इसको जो है आउट परफॉर्म की रेटिंग दी अंडर परफॉर्म से। तो उन्होंने अपने लॉजिक बहुत सारे इसमें दिए हैं कि 3,000 करोड़ के जो है प्री सेल्स हुए हैं Q4 में, वो इन लाइन थे। ये खबर बताने के लिए मैं आपको कहा, लेकिन मैंने रेड में इसलिए रखा है कि अभी मैंने आपको बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अब एक नरमी आती हुई देखने को मिल रही है और ये कंटिन्यू हो सकती है, तो इसलिए मेरे हिसाब से मैक्रोटेक रेड में रखना चाहिए। आखिरी स्टॉक है एल्केम लैब। एल्केम लैब को मैंने ग्रीन में रखा है और एल्केम लैब को ग्रीन में हमने इसलिए रखा है कि आज एक मैनकाइंड का IPO खुल रहा है और ये 2 कंपनियां जिनका काफ़ी बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक बिजनेस है, यानी भारत में इनका बिजनेस है। मैनकाइंड का लगभग 97% डोमेस्टिक बिजनेस है और एल्केम का 68% है। केवल एकमात्र कंपनी एरिस लाइफ है जिसका 100% डोमेस्टिक बिजनेस है। अब देखिए मैनकाइंड जो वैल्यूएशन कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं वो 30 टाइम्स है, जो कि मतलब सन फार्मा सिप्ला उस लीग का आपको वैल्यूएशन कमांड करना है। एल्केम जो कि लगभग भारत की बिजनेस पे ही ज़्यादातर डिपेंडेंट है, यूएस में कम बिजनेस है, उनको 25 का मल्टीपल दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर मैनकाइंड इतना पसंद आ रहा है कि उसमें 77 एंकर इन्वेस्टर लाइन लगा के ले रहे हैं, तो एल्केम में भी ये कैचअप हो सकता है, तो इसलिए हमने एल्केम को ग्रीन में रखा है। बिल्कुल। और नीरज जी, ये मैनकाइंड और एल्केम की बात करें ना, तो ये दोनों कंपनी ऐसी हैं जिनके MRs बहुत ग्राउंड पे ज़्यादा हैं। इनकी सबसे बड़ी टीम होगी, वेल पेड टीम होगी और MR पे पूरी कंपनी चलती है। मैनकाइंड के MR बहुत ही एग्रेसिव है और ये मेरा चैनल चेक है, एकदम पक्की खबर है, लेकिन बहुत एग्रेसिव है। हाँ, लेकिन ये इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से कंपनी ओनर बने। दैट्स अ गुड स्टोरी। बिल्कुल। और दूसरा मैनकाइंड में मुझे ये नहीं पता था, इन्होंने मीरठ से शुरू किया था और मुझे मैनेजमेंट ये बता रहे थे कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड और मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो सस्ते प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट बनाए, उस विजन से कंपनी इन्होंने शुरू की थी। 2-4 शहरों में उन्होंने पहले शुरू किया था। मुझे लगता है दिल्ली और बॉम्बे का जो मार्केट है, जब कंपनी शुरू हुई उसके 5-7 साल बाद उन्होंने यहाँ मार्केटिंग शुरू की, तो टियर 2 कंपनीज, छोटे शहर, यहाँ बहुत इनका ज़बरदस्त प्रेजेंस है। नॉट ओनली 5th लार्जेस्ट कंपनी है और आप बहुत अच्छी चीज़, लोगों को लगता है कि वो जो टीवी विज्ञापन आते केवल वही प्रोडक्ट, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। और आप तो ये कई सारे क्रिटिकल उसमें घुसना चाहते हैं जहाँ पे बड़े प्लेयर्स का डोमिनेंस है। बिल्कुल। तो लेकिन ठीक ठाक, हम आज 1:30 बजे इस पर बातचीत होगी मैनेजमेंट से, उसमें सुनेंगे हम लोग क्या क्या बताते हैं। और ये तो नीरज जी के हो गए 4 स्टॉक्स। अभी मेरे 4 स्टॉक्स पे नज़र कर लें अगर, तो सबसे पहले बात करें जोमेटो की। यहाँ सिटी ने खरीदारी की सलाह दी है, 76 रुपीज़ का टारगेट है। इंटरेस्टिंग चीज़ कंपनी ने की है। देखिए, कंपनी, हम जोमेटो को देखते हैं फूड डिलीवरी ऐप की तरीके से और यहाँ आपको खाना पहुँचाते हैं वो, लेकिन अब इन्होंने जो इनकी गोल्ड मेंबरशिप है वहाँ इन डाइनिंग के लिए एक नई सर्विस शुरू की है। सर्विस ये है कि अगर आप जोमेटो से किसी भी टाइड अप रेस्टोरेंट से टेबल बुकिंग कराएं और जाएं तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। 50% तक डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आपके पास जोमेटो गोल्ड मेंबरशिप है। एक बात। दूसरी बात कि जब आप बिल पेमेंट भी करते हैं तभी भी आपको वो डिस्काउंट के ऊपर
डिस्काउंट आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू और जोमेटो के थ्रू आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इन डाइनिंग है, जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो तो ठीक कर रहा है, लेकिन इन डाइनिंग सर्विसेज में भी अब जोमेटो ने मोनेटाइजेशन करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो मीडियम टर्म है, सिटी को लगता है इसमें ये प्लान जो है इन डाइनिंग वाला शायद आपको फ़ायदा कराएगा। और नीरज जी, वो हमारे ऑफिस के पास पॉपटेट्स है ना, वहाँ 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर आपके पास जोमेटो गोल्ड है, तो पूरे बिल पे फ्लैट, जितने हाँ आप चाहे जितने लोग चले जाएं फ्लैट 50%। आपके पास है गोल्ड? मेरे पास नहीं है, आप मुझे लगा आपके पास, आप ले जाएंगे। ऑफिस में ढूंढो जिसके पास हो, फ्राइडे को चलते हैं। तो ये एक स्टॉक रखिए रेडार पे। इसके अलावा देखिए आज बजाज ऑटो के रिजल्ट्स हैं। इस साल बजाज ऑटो ने लगभग 20% का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया। 2023 में स्टॉक 20% ऊपर है, नए 52 वीक हाई पे है। और अगर हम इस क्वार्टर के एक्सपेक्टेशन की बात करें तो रेवेन्यू में 5% की वृद्धि एक्सपेक्टेड है साल दर साल बेसिस पे, लेकिन एबिटा की बात करें तो 15% कंपनी का एबिटा बढ़ सकता है। यानी कंपनी का जो मार्जिन एक्सपेंशन है आपको इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। अगर हम अक्षय तृतीया की भी बात करें तो 2 व्हीलर सेल्स, 4 व्हीलर सेल्स गांव शहरों में बहुत अच्छी तरीके से बिके हैं। मुंबई और अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ डबल डिजिट, हाई डबल डिजिट में आपको अक्षय तृतीया की साल दर साल बेसिस पे सेल्स बढ़ती हुई नजर आई हैं। तो ये भी एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। इसलिए बजाज ऑटो के अलावा भी हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स, ये दोनों स्टॉक्स पे नजर रखें, क्योंकि अगर बजाज ऑटो के अच्छे रिजल्ट्स आए तो शायद हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स भी पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, जिस हिसाब से एफ&ओ में बिल्डअप है, आपको क्लियरली यहाँ मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पूरे के पूरे टीम का रैप अप करके आपको बताएंगे।